कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन बैच, इसको जो आपको लेना है रिवीजन बैच के तौर पर, रिवीजन बैच के तौर पर। जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, आपको हर चीज दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िए इस बैच से। सभी फैकल्टी के द्वारा इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, हर फैकल्टी जो इसके फैकल्टी है उनके द्वारा जो है लुसेंट पूरा पढ़ाया जा रहा है। कुछ फैकल्टी के नाम हम बता रहे हैं आपके पास, जैसे जो हमारे ओएसिस टीम के गार्जियन हैं अमित सर, अमित सर के द्वारा हिस्ट्री और स्टैटिक जीके कराया जाएगा, स्टैटिक जीके कराया जाएगा। उसके बाद है रवि सर, रवि सर के द्वारा आपके लिए पॉलिटी लाया जाएगा। उसके बाद रोशन सर, एच रोशन सर, एच रोशन सर के द्वारा आपको साइंस का डिस्कशन कराया जाएगा। और मैं उसके बाद अक्षय सर, आपके लिए मैं ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक प्लस पर्यावरण की क्लास लेकर आऊंगा। तो आप लोग जुड़ जाइए और आपको बढ़िया तरीका से, एकदम विस्तृत तरीका से और एकदम लो लेवल से अप लेवल की ओर आपको ले जाया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो पहले ही दिया गया है, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी की चर्चा हम लोग करेंगे। सामान्य जानकारी क्या क्या इसकी जानकारी है, क्या क्या इस बुक में पढ़ा जा सकता है, इसकी जानकारी यहाँ पर हम लोगों को समझना है। जैसे पहला ही लाइन बोला है, जो भारत का जो है उत्तरी गोलार्ध, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे अगले पेज में। अगले पेज में मैप लगाएंगे और मैप के थ्रू ही आपको ज्योग्राफी पूरे क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि आपको जानते होइएगा मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग मैप की चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, मैप से हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत, तो एक हम लोग विश्व के मैप एक ले लेते हैं समझने के लिए, विश्व के मैप एक ले लेते हैं। ये हमारा विश्व का मैप है, विश्व का मैप है जिसमें जो है 3 रेखाएं होती हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं जो बीचों बीच से गुजरती है जिस जो रेखा, उसे आप लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे ही आप लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा। या इसे ही आप लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या इसे ही आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा। रेखा के इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। उसके जो 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है, 23.5 डिग्री ऊपर,
23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा होता है। क्या होता है ये होता है आपका मकर रेखा। ये समझना है, मकर रेखा होता है। भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति आपको जो है यहां पर आपको मिलेगी। यही भारत है, ठीक है। थोड़ा विश्व के मैप पर दिखाया तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन भारत का स्थिति यही है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैप थोड़ा जूम कर ले, थोड़ा इसको समझा दे, उसके बाद जूम कर लेते हैं। तो यही है भारत की स्थिति। तो भारत किस दिशा में है? तो उत्तरी अक्षांश में है। देशांतर एक ले लेते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होइएगा जब ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच से एक रेखा खींची, देशांतर रेखा खींची गई, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर ये पूर्व में जाइएगा तो इधर जाइएगा तो पूर्व हो जाएगा, इधर जाइएगा तो आपको पश्चिम हो जाएगा, इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और जब इधर आप आइएगा तो इसे दक्षिण देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण देशांतर कहा जाता है। जो विषुवत रेखा है, इसे अगर आप ऊपर जाइएगा, ऊपर जाइएगा तो इसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और नीचे आप आइएगा तो इसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये सब बात आप लोग जानते रहिएगा। दक्षिणी अक्षांश नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिए, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यही है भारत। भारत के मैप को आपको देखना है और ये कल्पना करना है जब भारत विश्व के मैप पर ऐसा ही है, ठीक है। अब आइए उस बात को समझते हैं जो बात हमारे लुसेंट में दिया गया है, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है, यहाँ पर बड़ा मैप ले लिए हैं हम लोग, भारत का बड़ा वाला मैप ले लिए हैं। तो भारत की स्थिति जो है आपसे बोला जा रहा है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा आपको यहां पर देखिए, इस मैप में अगर आप देखिएगा तो विषुवत रेखा को आप यहां पर लीजिएगा, यहां पर यानी श्रीलंका के नीचे है विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन। यहां पर 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा ही बोला जाता है, या इसे ही विषुवत रेखा, या इसे ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके उत्तर में जाइएगा तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और ये 23.5 डिग्री पर जो है भारत के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। सीधा दिख रहा है आपको? कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा है, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच। तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है। भारत जो है विषुवत रेखा से उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है। ये बात आप जान गए। तब इसकी स्थिति जो देखिएगा आप, तो आप यहां पर देखिए जो भारत जो है 0 डिग्री लाइन से ऊपर में है, 0 डिग्री लाइन से ऊपर में है। कितना ऊपर में है? तो भारत का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग यहां पर बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। भारत का जो मुख्य भाग है, भारत का जो मुख्य भाग है ये वाला भाग, मुख्य भाग जो है विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, अक्षांश में स्थित है।
भारत किस में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यहां से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट 23.5 डिग्री बीचों बीच गुजरती है। इसके बाद ऊपर हम लोग जाएंगे, तो ऊपर यहां पर जाएंगे तो ये जो है हमारा यहां पर पॉइंट जब सबसे उच्चतम पॉइंट है, ये जो हमारा हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यही बात वहां पर लिखा गया था, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। फिर जो है हम लोग किस देशांतर के हिसाब से किस दिशा में है, तो देशांतर के हिसाब से हम लोग जो है पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर यहां से होगा, तो पूर्वी देशांतर में हम लोग आएंगे यहां पर। तो भारत की स्थिति जो यहां पर हो जाएगा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो हमारा पूर्वी देशांतर है, ये वाला भाग, ये वाला भाग पीक पॉइंट है, ये जो है आपका है 97 डिग्री 25 मिनट के बराबर है। लेकिन आपसे एक और बात बोला जा रहा है आपको, ये जो बात हम बताए हैं उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का जो है मैप स्थित है, यानी भारत स्थित है इतने अक्षांश के बीच में, इतने देशांतर के बीच में स्थित है। ठीक है। तो आपसे मुख्य भूमि अगर पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोला है। लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है जब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, दोनों में ध्यान रखना है। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। उनतीस डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये तो बात आपको ध्यान में ही रखना है। लेकिन आपसे ये पूछो भारत का, संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत में जो हमारा ये वाला भाग भी आ जाता है, कौन सा, जो है आपका यहां पर है अंडमान निकोबार वाला भाग। अंडमान निकोबार वाला भाग आप लोग जानते हो, अंडमान निकोबार द्वीप भारत का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप वाला भाग जो है, अंडमान निकोबार वाला जो भाग है, ये जो है संपूर्ण भारत का ही क्षेत्र है। और संपूर्ण भारत का अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, यहाँ से जो है संपूर्ण भारत का होता है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो होता है, यहाँ से गणना अगर आप कीजिएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट 4-5 मिनट से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट, सॉरी मिनट हो गए यहाँ पर 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी संपूर्ण भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और ये दोनों के बीच लुसेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन आप जो है दोनों के बीच जो अंतर आप देखिएगा, दोनों के बीच जैसे आप इसमें और इसमें दोनों के बीच जो है लगभग 30 मिनट का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है जब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है, तो उनके बीच लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। इसमें भी आप देखिएगा देशांतीय विस्तार में भी, भारत के देशांतीय विस्तार में भी आपको 30 डिग्री का अंतर मिल जाएगा। तो आपको एक काम से दोनों याद रखना है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार भी याद रखना है, आपको पूरा समझा दिया मैप के थ्रू, आपको समझ में आ जाए। अगला हम पॉइंट देखें क्या लिखा गया है,
जब भारत के दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय हिस्सा और उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सा या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय हिस्सा स्थित है या शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। तो कैसे है, तो भारत के बीचों बीच अभी आपको बताएं, भारत को बीचों बीच से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग सभी लोग जानते होइएगा जो सूर्य का जो ताप है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सीधा पड़ती है। सूर्य कर्क रेखा पर आती है, 21 जून को हमारे भारत में आती है, कर्क रेखा पर आती है सूर्य, और सूर्य का तापमान जो 21 तारीख को 21 जून को सीधा पड़ती है। फिर ये जो है लौट जाती है विषुवत रेखा पर जाती है, विषुवत रेखा से फिर मकर रेखा पर जाती है, फिर मकर रेखा पर जो है 22 दिसंबर के करीब मकर रेखा पर सीधा पड़ती है और फिर जो है विषुवत रेखा की ओर मुड़ने लगती है। ये बात आप लोग जानते होइएगा। तो जो है जो इन दोनों क्षेत्र के बीच यानी जो है इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और मकर रेखा से कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से फिर नीचे ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो 66.5 डिग्री पड़ता है दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन दोनों के बीच जो है यहां से यहां तक दोनों भागों में ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसे ही आपको क्या कहा जाता है? इसे ही उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंध, इससे ही शीतोष्ण कटिबंध के नाम से शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। इन क्षेत्रों को दोनों गोलार्धों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो 90 डिग्री तक 90 डिग्री होगा और इस क्षेत्र को जो है आपको शीत क्षेत्र कहा जाता है। शीत कटिबंध क्षेत्र और नीचे वाले क्षेत्र को भी आपको क्या कहा जाएगा? शीत कटिबंध क्षेत्र। 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा शीत कटिबंध क्षेत्र। तो भारत की स्थिति आप देखिएगा, तो कहाँ है? तो जो आधा वाला भाग है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है, वो जो है आपको उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला दक्षिण भारत है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ रहा है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ रहा है। और ऊपर वाला भारत जो है, उत्तर भारत, जो कि उपोष्ण कटिबंध में पाया जा रहा है। क्या कहाँ पाया जा रहा है? उपोष्ण कटिबंध में पाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखना है आपको, उपोष्ण कटिबंध में पाया जा रहा है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है जब भारत को जो स्थिति है, जलवायु है, किस कटिबंध में पड़ती है? तो उष्ण कटिबंध में पड़ती है, उपोष्ण कटिबंध में। कौन सा उष्ण कटिबंध में? तो नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिण भारत है वो उष्ण कटिबंध में पड़ती है और ऊपर वाला जो है उपोष्ण कटिबंध में पड़ती है। इसको ध्यान में आपको रखना है। और आपसे पूछा जाए जब भारत का जलवायु कैसी है? भारत का जलवायु जो है मानसूनी प्रकार से है। भारत की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार से भारत की जलवायु, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इससे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या दिया गया है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो लोग हैं कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया अपना
नाम बताइए और शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा हम भी शेयर कर दें, 1 मिनट थोड़ा हम भी शेयर कर दें और बढ़िया तरीका से लुसेंट को हम लोग पढ़ेंगे। लुसेंट को बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, सभी बारीकियों से सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया, मेरा काम हो गया। आप लोग जुड़े रहिए, कृपया आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अमित गुड वर्क, अच्छा है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है जो भारत का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें जो है उलटफेर हो चुका है। ये जो पॉइंट है इसमें वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है। ये जो बात कहा गया है, ये लुसेंट जो बात लिया गया है 2011 के जनसंख्या के आधार पर लिया है, 2011 के जनसंख्या पर आधार है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति जो है बदल चुकी है। आइए हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारत जो है विश्व के, भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में भारत की स्थिति, विश्व में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, ठीक है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में विश्व की स्थिति जो हो जाएगा आपका, पहला नंबर पर जो है रूस है, रूस है। दूसरा स्थान पर जो है कनाडा है, कनाडा है। तीसरा स्थान पर जो है आपका चीन है। चौथा स्थान पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। जहां का डोनाल्ड ट्रंप पगला, ठीक है। पांचवा जो है ब्राजील, ब्राजील। छठा जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां हमारा प्यारा भारत, सातवां हमारा प्यारा भारत, भारत। और आठवां जो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ये ध्यान में आप करना है। यही जो है विश्व के 8 सबसे बड़े देश है। जनसंख्या के हिसाब से आप अगर देखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं, जनसंख्या के हिसाब से विश्व के बड़े देश, जनसंख्या। तो वर्तमान अगर जनसंख्या की बात कीजिएगा वर्तमान में, और एक हम लोग लिख लेते हैं 2011 के अनुसार, और एक जो हम लिख लेंगे वर्तमान के अनुसार, वर्तमान के अनुसार। तो 2011 के जनसंख्या से हम लोग अगर तुलना करते हैं विश्व के देशों के, तो पहले स्थान पर जो है आ जाता है आपको चीन, चीन। दूसरे स्थान पर आ जाता है भारत। तीसरे स्थान पर जो हो जाता है यूएसए, अमेरिका लिख देते हैं सीधा, अमेरिका, अमेरिका। और चौथे स्थान पर जो आ जाता है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। पांचवें स्थान पर जो है आपका ब्राजील आ जाता है, ब्राजील। और छठा स्थान पर जो है आपका पाकिस्तान आ जाता है। क्या आ जाता है? पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद बांग्लादेश से, उसके बाद रूस है। तो इतना हमको ध्यान में रखना है। इतना अगर ध्यान है मैं आपको 5 टॉप 5, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला जो है वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान में स्थिति जो है भारत जो है पहले स्थान पर आ चुका है लॉकडाउन के कारण, ठीक है। पहले स्थान पर पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है। भारत आ गया, सॉरी, भारत आ चुका है पहले स्थान पर, जिसकी जनसंख्या जो है
146 अरब करोड़ के अरब जो है पहुंच चुकी है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है चाइना आ गया है, चीन। तीसरे स्थान पर जो है यूएसए है। तीसरे स्थान पर जो है यूएसए है। चौथे स्थान पर जो है इंडोनेशिया आ गया है, इंडोनेशिया आ चुका है। और पांचवें स्थान पर जो है नल्ला पाकिस्तान आ गया है, नल्ला पाकिस्तान आ गया। यानी जो है लॉकडाउन में सिर्फ भारत की ही जनसंख्या नहीं बढ़ी, बल्कि पाकिस्तान की भी जनसंख्या में वृद्धि देखी गई थी। इसलिए पाकिस्तान, उसके बाद फिर आ जाएगा ब्राजील आ जाएगा। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति यही है विश्व में, क्षेत्रफल के हिसाब से ये है, जनसंख्या के 2011 के जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो ये है, और वर्तमान जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो ये स्थिति भारत में बन रही है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, इसे पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे। जबकि जनसंख्या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है 2011 के जनगणना के अनुसार। 56 देश है, भारत के 6 बड़े देश। ठीक है, 8वां अर्जेंटीना है, ये दिया गया है। भारत का संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, भारत जो है जितने भी विश्व के क्षेत्रफल है, यानी विश्व के क्षेत्रफल को, विश्व का जो क्षेत्रफल को आप 100% मान लीजिए, 100% मान लीजिए, उसमें भारत जो है 2.42% है। इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। आ गया 2.42% है। और पूरे विश्व की जनसंख्या का अगर मान लीजिए, पूरे विश्व की जनसंख्या को अगर मान लेते हैं 100%, पूरे विश्व की जनसंख्या 100% मान लीजिए, तो यहाँ पर निवास जो करते हैं भारत में 17.5%, 17.5%। यानी जो है पूरे विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो भारत में 17.5 लोग भारत में रहते हैं। इसको ध्यान में रखना है जनसंख्या का भी। और वर्तमान में जो है ये सिनेरियो जो है, वर्तमान अगर जनसंख्या किया जाए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट भी है, भारत में जो है विश्व की जनसंख्या के 18% वर्तमान में लोग रहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, कहीं नहीं चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई थोड़ा हम मिटा लेते हैं इसको। भारत जो है विस्तार दिया गया है, तो यहीं पर हम थोड़ा समझ लें, जल्दी से समाप्त हो जाएगा। तो भारत का जो है, ये मान लीजिए हमारा भारत है, ये भारत है मान लीजिए। ठीक है, तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है भारत का जो है उत्तर से जो हमारा निचले पॉइंट है, दक्षिण विस्तार जो है भारत का, वो आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा जब भारत का जो है, जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको ध्यान में रखना है। और पूर्व से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम, यहां से ले लीजिए आप पूरब वाला भाग, और यहां पर पूरब से, यानी पश्चिम से पूरब का जो है इसका लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2933 किलोमीटर स्थित है, इसको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। या कहीं कहीं जो है ये जो आपका पूरा मान दे दिया गया है, पूरा मान दे दिया गया है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा मान
15,200 किलोमीटर है। इसकी तटीय भाग की लंबाई जो है 7516 है। कितना है? तटीय भाग। कौन सा तटीय भाग? तो भारत का स्थलीय सीमा पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको बढ़िया से। भारत का जो स्थलीय सीमा है, इस मैप पर समझते हैं, थोड़ा उसमें जगह कम पड़ रहा है, तो इस मैप पर समझिएगा। तो भारत का स्थलीय सीमा क्या है? तो भारत का ये वाला सीमा, ये वाला सीमा, ये जो स्थलीय सीमा है, ये जो सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है यहाँ तक। इसके बाद फिर समुद्र आ जा रहा है, तो समुद्र को नहीं देखना है, भारत का स्थलीय सीमा देखना है। स्थलीय सीमा यहाँ तक ही है, स्थलीय सीमा है यहाँ तक ही, यहाँ तक ही। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है यहाँ तक, सॉरी ठीक है, यहाँ तक भारत का स्थलीय सीमा जो है, इसकी लंबाई जो है आपको कितना पड़ेगा? तो 15,200 किलोमीटर पड़ेगा। किसी बुक में 15,106 किलोमीटर है, तो इसे घबराना नहीं है, दोनों सही है, वो जो है फिक्स मान है, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा है, ये जो है थोड़ा जो आपको एक्यूरेट मान पता चल सके, इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, पेज ऐड कर लेंगे। इसके तटीय भाग की लंबाई जो है, ये तट वाला भाग, ये जो है आपका तट वाला भाग, तो आपका तटीय भाग की लंबाई जो है, ये कितना है? तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो आप लोग जानते होइएगा, ये जो है आपका 7516 किलोमीटर, ये तो ये है, ये है, ये है, ये है। फिर से यहाँ पर एक आप देखते होइएगा जो है अंडमान निकोबार है, तो इसको और इसको यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। तो ये दोनों का जो तटीय भाग है, और ये और भारत का मुख्य भारत का जो तटीय भाग है, दोनों को मिलाकर जो है, दोनों को मिलाकर ही यहाँ 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन आपसे पूछा जाए मुख्य भारत की तटीय भाग की लंबाई जो है, मुख्य भारत की तटीय भाग की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, 6100, थोड़ा दूसरा क्रम लेते हैं, 6100 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में डाटा जो है सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ये बदल चुका है, और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है 11,098 किलोमीटर हो चुका है, 11,098 किलोमीटर हो चुका है। तो इसकी विस्तृत तरीका जो है आगे फिर दिया गया है, तो वहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है भारत का जो है समुद्री भारत में भारत की प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील है। तो ये लुसेंट है, तो लुसेंट में आपको इतना ही दे दिया गया है, लेकिन हम लुसेंट पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बढ़िया से जब हम पढ़ेंगे तो भारत का जो है, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा लेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा मिटा लेंगे, और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत का जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत का जो है जलीय भाग, जलीय भाग ये वाला है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये जो है कोस्टल एरिया इस तरह से है, इस तरह से भारत का कोस्टल एरिया। तो भारत का कोस्टल एरिया है जो पहले जो है बहुत परेशानी होती थी क्या करने में, लंबाई मापने। जब भारत के समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, आप लोग जानते होइएगा विश्व समुद्री संगठन के द्वारा 200 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो भारत जो है इधर मिटका देते हैं,
थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लोग, ये शुरुआत है, ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है यहां से आधार रेखा से, तो एक जो इसे ये टेढ़ा मेढ़ा था, तो बहुत ही गड़बड़ी हो रही थी समुद्री सीमा मापने में। तो भारत का जो एक टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, इसको क्या किया गया, यहाँ से इसको मिला दिया गया, इसको मिला दिया गया, यहाँ से भी इसको ऐसे करके मिला दिया, सॉरी ऐसे करके मिला दिया गया, दोनों देशांतरों में, दोनों जगह पर, ठीक है, मिला दिया गया। तो इससे जब मिला दिया गया तो इस रेखा का नाम दिया गया आधार रेखा, आधार रेखा नाम दिया गया, आधार रेखा, आधार रेखा नाम दिया गया। और जो आधार रेखा के अंदर जो पानी का जो भाग था, जो पानी वाला इलाका था, यहां पर भी ये जो भाग है पानी वाला इलाका है, इससे जो है आंतरिक जल कहा गया। क्या कहा गया? आंतरिक जल कहा गया, आंतरिक जल कहा गया। आधार रेखा से अंदर में है इसलिए इसे आंतरिक जल कहा गया। और जो है आधार रेखा बाहर के जल को बाहरी जल कहा गया, ठीक है, बाह्य जल कहा गया। तो जो आधार रेखा है, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील, और आप लोग जानते होगा 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील, जिसे 1 समुद्री मील भी कहा जाता है। 1 समुद्री मील, नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री मील, समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। तो यहाँ जो 12 नॉटिकल मील तक रेखा खींची गई, जिसे जो है प्रादेशिक, इसे जो है प्रादेशिक जल सीमा कहा गया, प्रादेशिक जल सीमा कहा गया, जल सीमा कहा गया, जल सीमा कहा गया। और आधार रेखा से ही 24 नॉटिकल मील के बीच, 24 नॉटिकल के बीच 24 नॉटिकल के बीच एक और रेखा खींचा गया, जिस रेखा को जो है जिस रेखा को सगलन क्षेत्र कहा गया, सगलन क्षेत्र कहा गया। और जो है आधार रेखा से 200, आधार रेखा से ये वाला लेते हैं कलर, ठीक है, नहीं दूसरा लेते हैं, ये वाला पीला वाला, 200 नॉटिकल मील, यहाँ से 200 नॉटिकल मील जो है, इस क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र का नाम दिया गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र नाम दिया गया, आर्थिक क्षेत्र नाम दिया गया। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। जो प्रादेशिक जल सीमा है, इसमें भारत जो है अपना पूरे तरह से काम करने के लिए स्वतंत्र है, मछली निकाल सकता है, अपना वायुयान जो जलयान है उसे खड़ा कर सकता है, यहाँ पर कोस्टल एरिया पर सुरक्षा कर सकता है। तो यह में सभी जो कार्य है ये भारत के द्वारा ही किया जाएगा, इस भारत के द्वारा ही किया जाएगा, सभी काम यहाँ पर कोई काम प्रतिबंधित नहीं रहता है, ठीक है, इस क्षेत्र में। इसके बाद जो है एक और क्षेत्र है यहाँ पर, जिस क्षेत्र का नाम है सगलन क्षेत्र। सगलन क्षेत्र जो है, सगलन क्षेत्र में, तो सगलन क्षेत्र में भारत जो है मछली पालन कर सकता है, अपना जलयान खड़ा नहीं कर सकता है, जबकि आपको यहाँ आधार रेखा से बाहर आना पड़ेगा। और ये जो क्षेत्र है जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर आर्थिक गतिविधि कर सकता है, तेल निकाल सकता है, यहाँ पर सभी काम कर सकता है, तेल भी निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर तेल निकाल सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है 200 नॉटिकल मील के बीच लागू हो जाता है। और यहाँ जो 200 नॉटिकल मील के बाद जो क्षेत्र होता है समुद्र में, वो उसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो भारत का जो अधिकार मेन रूप से 200 नॉटिकल मील पर ही टिका रहता है, उसके बाद जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार हो जाता है, लेकिन वहां पर सभी देश जो है, विश्व के सभी देश आकर वहां पर खनन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रेहान सिद्दीकी, ठीक है। तो ये बातें हैं, और इतना बात आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब की बार बिहार दरोगा में ये वाला प्रश्न पूछा था आपसे, कौन सा प्रश्न, 15,200 किलोमीटर वाला। आप अगर
18 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में आप देखिएगा, 18 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट था, जो फर्स्ट शिफ्ट, उसमें जो है कथन कारक में ये वाला पॉइंट दिया गया था। ठीक है, तो लुसेंट ऐसा नहीं है जो लुसेंट गड़बड़ है। लुसेंट पढ़ने के बाद जो आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो जाता है, आप बेस मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक मजबूत आपका हो जाता है लुसेंट से। लुसेंट बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, इसलिए आप देखिएगा दरोगा, जितने लोग दरोगा बनते हैं या बिहार पुलिस बनते हैं तो जरूर कहते हैं कि लुसेंट जरूर पढ़िए आप लोग। लुसेंट ऐसे ही नहीं कहा जाता लुसेंट पढ़िए, लुसेंट में बहुत सी बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया, हम 3 पॉइंट समझाए आपको, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का ये देखिए मैप हम लगा लिए हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में पहला नाम जो आपका आता है पाकिस्तान के आता है, पहला नाम। दूसरा नाम जो होता है अफगानिस्तान के आता है। तीसरा नाम जो होता है आपका नेपाल का होता है। चौथा नाम जो है आपका चीन का होता है, चीन, चाइना, चौथा नाम। पांचवा नाम जो है आपका भूटान का होता है। छठा नाम जो है आपका म्यांमार का होता है। सातवां नाम जो है आपका बांग्लादेश का होता है, बांग्लादेश है। तो यही जो 7 देश है भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो आप कहिएगा श्रीलंका के क्यों छोड़ दिए सर? तो श्रीलंका के साथ जो है हमारा समुद्री सीमा साझा होता है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो 6-7 देश जो है जिसके साथ हमारा स्थलीय सीमा लगती है, इसको ध्यान में रखना है। 7 देश कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा। बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, ठीक है, बचपन में एमबीए। तो ब से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। च से हो जाएगा चीन। प से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। न से हो जाएगा आपका नेपाल। म से या एम से हो जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार, सॉरी, इसे थोड़ा हम बढ़िया से लिखते हैं, म्यांमार, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। और बी से हो जाएगा आपका भूटान, और ए से जो हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो आप कहिएगा सर ऐसे आप काहे लिखे? पहले तो आप 1-2 पाकिस्तान को 1 माने थे, फिर 2 माने। ये जो है हम लोग का, ये जो हमारा क्रम है, ये हमारा जो है भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देश का क्रम है, यानी कितनी किलोमीटर की सीमा किस देश की ज्यादा लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा जो है ना, आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, समझिए थोड़ा। भारत की जो स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ ज्यादा लगती है, इसके क्रम में लिखा गया है। भारत का स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ कितना अधिक लगा है। तो भारत जो देश है हमारा, जो स्थलीय सीमा सर्वाधिक लगी हुई है, वो जो देश है बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो है हमारी सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगी हुई, कितना लगी है? तो 40-96। कितना लगी है? 40-96.7 किलोमीटर।
इतनी सीमा, स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। और भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है हम लोग की बांग्लादेश से ही लगी हुई। कितना? ये बांग्लादेश से ही लगी हुई, बांग्लादेश से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पर जो हमारा स्थलीय सीमा लगी हुई है, ये जो है हमारा चाइना के साथ लगे हुए हैं। ये जो चाइना के साथ, जो ये चाइना के साथ, यहाँ तक चाइना है। ठीक है, चाइना के साथ, फिर यहाँ पर सिक्किम वाला इलाका और फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना के साथ जो है हमारा सीमा जो है दूसरे स्थान पर लगी है, और इसका जो है कितना हो जाएगा? 3488 किलोमीटर लगा हुई है। 3488 किलोमीटर लगा हुआ है। तीसरे स्थान पर जो है आपका पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, ये वाला इलाका, पाकिस्तान का ये वाला इलाका। देखिए ये वाला, सॉरी उजला उजला में खप जा रहा है, पीला ले लेते हैं। ये वाला इलाका, ये वाला इलाका पाकिस्तान से लगा हुआ है सीमा। तो ये वाला इलाका जो है थोड़ा सा वहाँ पर अफगानिस्तान से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है ये जो है 3233 किलोमीटर लगा हुआ है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ भी हमारी सीमा लगी हुई है, और कितना लगी हुई है? तो 1751। ठीक है, तो कितना लगे? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है भारत और नेपाल के बीच। ये वाला जो सीमा है, ये वाला सीमा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला सीमा जो है लगी हुई है भारत के साथ नेपाल की। नेपाल के बाद जो है म्यांमार की सीमा, म्यांमार की सीमा कितनी है? तो म्यांमार की सीमा जो है 1699 किलोमीटर, 1699 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। 1643 किलोमीटर की सीमा लगी है। 1643 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। 1643 किलोमीटर की सीमा रखी गई है। उसके बाद भूटान के साथ, भूटान के ये वाला इलाका, भूटान का ये वाला इलाका, देखिए भूटान जो है ये वाला जो है, ये जो है भूटान के साथ सीमा लगी हुई है, और भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर की सीमा लगी हुई। कितना? 699 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, ध्यान में रखना है। अगला जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा जो है, ये जो छोटी वाली सीमा है यही लगी हुई है, पीओके वाला जो इलाका है, और ये जो है मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। यही बात दिया गया है, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। तो ये सीमा है। ठीक है, सीमा को आपको ध्यान में रखना है, सीमा का ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, ये जो है आपकी सभी बातें बता दिए। अब कौन से राज्य से कौन सा सीमा लगा हुआ है, तो है, आइए थोड़ा हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो सीमा लगी हुई है कौन से राज्य की? तो पहला राज्य है बांग्लादेश के साथ। देखिए यहाँ पर है बांग्लादेश, ये वाला है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो पहला सीमा साझा कर रहा है ये जो है आपका, यहाँ पर देखिएगा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद जो है यहाँ पर जो है असम है, और असम जो है एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है। यहाँ पर सीमा देखिए, हम थोड़ा मिटा कर दिखा रहे हैं आपको, बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। कौन? असम। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर सॉरी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, देखिएगा 2 बार सीमा असम जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तीसरा जो है मेघालय है, चौथा जो है त्रिपुरा है, और 5वां जो है मिजोरम है। यानी 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा जो है असम है, और ये 2 बार सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। तीसरा जो है मेघालय है, और चौथा जो है त्रिपुरा है, और 5वां जो है आपका मिजोरम है। यही 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और असम जो है 2 बार सीमा साझा करता है,
और त्रिपुरा जो है, यहाँ पर त्रिपुरा के लोकेशन जो देखिएगा, त्रिपुरा जो है 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरह से जुड़ा हुआ है। जो 3 तरह से जो बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है त्रिपुरा है, और एक ओर से असम है और मिजोरम है। तो 3 तरह से त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला देश देखेंगे। अगला देश है हमारा चीन। तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर देखिए चीन के साथ, तो चीन के साथ सबसे पहले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद जो सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो कौन कौन से राज्य हो गए चीन के साथ? तो 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 2 3 4 जो है राज्य है। तो कुल 5 है, तो जिसमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 में जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम जो है आपको क्या है? लद्दाख है, लद्दाख है। और 4 जो है राज्य है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद अगला राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जो है सिक्किम है, सिक्किम है। और अगला जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक और बात हम क्लियर करते चलते हैं, फिर आगे दिया गया है वो बात को। तो एक बात और क्लियर करते चलते हैं, जो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा कौन सा भारतीय राज्य बनाती है? तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है, दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा जो है, सबसे लंबी सीमा आपसे पूछा जाए जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य, तो पश्चिम बंगाल कहती है। और सबसे छोटी, ये बात नहीं दिया गया है, तो सबसे छोटी जो सीमा जो है असम द्वारा, सबसे वहीं पर हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा लगेगा ज़्यादा पढ़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब फिर उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग का बाद है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक है आपका लद्दाख, लद्दाख, दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सॉरी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। चौथा जो है आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 3 राज्य है। 3 राज्य में आपका पहला है पंजाब, पंजाब के बाद है राजस्थान, राजस्थान, और राजस्थान के बाद जो है आपका एक और राज्य पड़ता है गुजरात, गुजरात। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से राज्य है। तो पहला राज्य है आपका गुजरात, गुजरात के बाद है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद है पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यही जो राज्य है ये है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के साथ, नेपाल के साथ जो है ज़्यादा हौज मौज हो गया हमको दिख रहा है, तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं। नेपाल के साथ जो है किताब में आपका दिया गया है ये सब बात, तो आपको समझाने के लिए सब बता रहे हैं, तो लिखना तो है नहीं, तो मिटा। नेपाल के साथ जो है, नेपाल के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उसमें पहला नाम है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान देना है, उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। ये वाला इलाका, चिकन एक वाला इलाका पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं। और 5वां जो है सिक्किम। तो कितने? 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितना? 1 2 3 4 5, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अगला है म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है आपको यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये इलाका जो है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जो है आपको म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है आपका मिजोरम। यानी 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा होती है, इसको ध्यान में रखना है। अगला जो है भूटान। भूटान के साथ जो है भारत की जो है
ये हमारा हो गया भूटान, ये हमारा हो गया भूटान। तो भूटान के साथ जो सीमा सजा होता है, पहला है सिक्किम, दूसरा है यहाँ पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, तीसरा है आपको असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला जो है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो है 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और 106 किलोमीटर की सीमा जो है यहीं पर आपको छोटा सा दिख रहा है पीओके वाला क्षेत्र में, यहीं पर अफगानिस्तान की सीमा सजा होती है 106 किलोमीटर की। तो कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लद्दाख वाला इलाका है, वर्तमान में ये पीओके वाला इलाका है, पीओके पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है, ठीक है। लेकिन वर्तमान नक्शा में आप देखिएगा तो ये लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो यहाँ पर एक कब्जा किया गया इसे पीओके कहा जाता है। तो पीओके वाला इलाका में ही 106 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, सभी बातों को यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पाक अधिकृत कश्मीर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल जो है भारत की सीमा वहीं पे बता है 15,106 किलोमीटर की लगती है। लेकिन मोटे तौर पर आपसे जो बिहार दरोगा में भी पूछा गया है तो वो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये ऊपर दिया गया है, ये नीचे दे दिया गया है, ठीक है। तो बिहार दरोगा में पूछा गया था, ये वाला पॉइंट दिया गया था, कथन कारक में एक पॉइंट ये भी था, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो है भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पड़ोसी के देश के साथ सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य, तो 16 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले 16 राज्य को हम देख लेते हैं। जो भारत के जो है राज्य के बचपन में भी आपको ट्रिक बताए हैं, उससे जो है 16 राज्य की सीमा साझा होती है। कौन कौन सा 16 राज्य है? तो पहले में आता है गुजरात, आप मैप पर देखिएगा, गुजरात हो गया, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया पंजाब, ये राज्य हो गए। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यानी 16 राज्य की सीमा जो है, भारत के 16 राज्य की सीमा जो है विश्व के जो पड़ोसी देश है उसे सजा करता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो एक है जम्मू कश्मीर और एक है आपका कश्मीर और एक है जो आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। ध्यान में रखना है भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा का संबंध 7 देशों से है। तो यहीं पर हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे, ठीक है। श्रीलंका देखिए, भारत की जलीय सीमा, तो भारत की जो जलीय सीमा आप देखिएगा, ये वाला मैप लेंगे। भारत का जलीय सीमा जो है, देखिए ये तो पाकिस्तान स्थलीय सीमा साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। देखिए यहाँ पर जलीय सीमा यहाँ पर साझा करता है, यहाँ पर बांग्लादेश भी स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा साझा करता है, म्यांमार भी स्थलीय सीमा के साथ जलीय सीमा साझा करता है, श्रीलंका भी जलीय सीमा, ये मुख्य रूप से जलीय सीमा ही साझा करता है। यहाँ पर मालदीव है, नीचे छोटू से देश है मालदीव, ये भी जो है भारत के साथ जलीय सीमा के साझा करता है। जलीय सीमा साझा क्यों करता है? जलीय सीमा यहाँ पर थाईलैंड भी करता है भारत के साथ, थाईलैंड भी करता है, जो हमारा ये इलाका है अंडमान निकोबार के, थाईलैंड भी करता है और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया भी करता है। तो कैसे जलीय सीमा माना जाए? तो आपको पहले ही बताए थे 200 नॉटिकल मील तक जो है किसी भी देश का उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो उसके क्षेत्र में जितने देश आते हैं उसके जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं या समुद्री सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आप देखिएगा तो 200 नॉटिकल मील तक क्या है, ये थाईलैंड का क्षेत्र आ जाता है। इसलिए थाईलैंड को भारत का समुद्री जलीय सीमा वाला देश माना जाता है। इसी तरह इंडोनेशिया को माना जाता है, उसी तरह श्रीलंका को माना जाता है, उसी तरह जो है मालदीव को माना जाता है और जो है जलीय सीमा पाकिस्तान भी साझा करता है, बांग्लादेश भी साझा करता है, म्यांमार भी साझा करता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो 7 ऐसे देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा देश है? तो
तो पहला पाकिस्तान बताए हैं, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है और सी बातें याद रखना है जो यहां पर आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान, यहां पर लिखिए एक और पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश और प्लस म्यांमार, प्लस म्यांमार, म्यांमार, मार, ये तीन देश जो है, ये तीन देश जो है भारत के साथ जलीय सीमा के साथ साथ, भारत के साथ जलीय सीमा के साथ साथ, जलीय सीमा के साथ 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 स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसको ध्यान में रखना है, किताब में लिख लेना है। लुसेंट बुक जो है जितना ज्यादा उस पर लिखिएगा उतना बेहतरीन तरीके से लुसेंट हो जाता है। तो लुसेंट में आपको लिखना है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका, पहले हम लोग इंडोनेशिया से चालू करते हैं। इंडोनेशिया, हम बताएंगे क्यों इंडोनेशिया से चालू किया है। इंडोनेशिया, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद जो है थाईलैंड, थाईलैंड, उसके बाद जो है आपका मालदीव। तो चार ऐसे देश है, चार ऐसे देश है जिसे भारत का केवल समुद्री सीमा साझा होती है, केवल समुद्री सीमा साझा होता है, समुद्री सीमा साझा होता है, सीमा साझा होता है। चार ऐसे देश है। ठीक है, कौन? इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और मालदीव है। क्यों इंडोनेशिया का पहले लिए? कि भारत का सबसे भारत का सबसे निकटतम यानी सबसे नजदीक वाला देश, समुद्री देश है, नजदीक वाला समुद्री देश जो है वो कौन सा है? तो वो कौन? इंडोनेशिया है। तो भारत का आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे नजदीक वाला समुद्री देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इसको ध्यान में रखना है और ये बातों जो है आपको लिख लेना है, दोनों बातों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पेज पर आएंगे। कितना बच गया सर? पॉलिटी वाले सर अब आएंगे, कल से हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था तो थोड़ा धीरे धीरे हम लोग गिरे। पॉलिटी वाले सर आ चुके हैं, रवि सर, तो उनसे आप लोग पॉलिटी को देख लीजिए थोड़ा आगे। सर रिकॉर्डिंग में जो है उसको स्टॉप कीजिए। पॉलिटी वाले सर आ गए हैं तो थोड़ा पॉलिटी आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग कल से तेजी में चलेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए धीरे धीरे हम लोग चले हैं।